आइए, स्वागत है आप सबका आईपीओ स्कैन में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट घरानों में से एक, और उनकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का बड़ी साइज का आईपीओ बाजार में खुलने जा रहा है। आइए मुलाकात करते हैं टाटा कैपिटल से। जी हाँ, 6 से 8 अक्टूबर ये है वो समय तय हुआ है टाटा कैपिटल के आईपीओ का। 310 से 326 रुपये का प्राइस बैंड हुआ है तय। 46 शेयरों के लॉट में आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन, और फ्रेश इशू जो है वो कंपनी का वो करीबन करीबन 6,850 करोड़ के आसपास का बनता है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो 8,650 करोड़ के आसपास का। तो ये है आधा, थोड़ा आधे से कम फ्रेश इशू है, आधे से ज़्यादा थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल। कुल मिलाकर इशू की साइज जो है अच्छी खासी भारी भरकम 15,500 करोड़ के आसपास की है। और आप दंग रह जाएंगे कंपनी का मार्केट कैप सुनकर। जी हाँ, ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप करीबन करीबन 1,38,000 करोड़ रुपए का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। जैसा कि नाम बता रहा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, परिचय की मोहताज नहीं है। टाटा कैपिटल सब लोग जानते पहचानते हैं, ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी है, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे आप फाइनेंस कंपनी मान सकते हैं, जिनका रिटेल में कारोबार है, एसएमई में कारोबार है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में कामकाज है। आइए मुलाकात करते हैं एक बड़ी जानी पहचानी शख्सियत से, जो कि कंपनी के साथ जुड़े हैं। कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं राजीव सबरवाल साहब। उन्हें भी आप अच्छे से जानते पहचानते हैं। आईआईटी दिल्ली से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। आईएम लखनऊ से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। ट्रू नॉर्थ मैनेजर्स एलएलपी में आप पार्टनर रहे हैं। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस में के आप चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बोर्ड पर आप काम कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काफ़ी लंबा समय बिताया है। यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का राजीव सबरवाल साहब को बहुत ही लंबा और गहरा अनुभव है। सबरवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी आईपीओ की तैयारी है। सबसे पहले तो समझाएं, बताएं सर, टाटा कैपिटल, नाम टाटा का है, ट्रस्ट है, पैसे की आपको कभी कोई कमी होती नहीं है। इस ग्रुप को, आपकी कंपनी को लिस्टिंग के पीछे इरादा क्या, क्यों लिस्टिंग करवा रहे हैं, ये समझना चाहते हैं। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, और थैंक यू अपने शो पे मुझे लेने के लिए। थैंक यू सर। जो हमारा पर्पस है और क्यों हम ये आईपीओ कर रहे हैं इस समय, एक आरबीआई ने हमको अपर लेयर में प्लेस किया था हमारी एनबीएफसी को, और उसके हिसाब से हमको सितंबर अक्टूबर के आसपास लिस्ट करने की ज़रूरत थी, इक्विटी लिस्टिंग करने की ज़रूरत थी। तो उसी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम अभी लिस्टिंग कर रहे हैं टाटा कैपिटल की। बिल्कुल, मैं ये दर्शकों को बताना भी चाहता था, क्योंकि कई दर्शकों को लगता है कि जब पैसों की ज़रूरत हो प्रमोटर को तो ही लिस्टिंग कराई जाए, लेकिन कभी कभी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी लिस्टिंग की ज़रूरत होती है। अब सर, दो चीज़ें हैं, एक तो आपके आईपीओ में कुछ फ्रेश इशू भी है और कुछ ऑफर फॉर सेल भी। तो थोड़ा मैं पहले ऑफर फॉर सेल पर समझना चाहता हूँ, कौन से इन्वेस्टर्स हैं और उनके लिए बेचने के पीछे क्या इरादा है, और क्या कोई लिस्टेड कंपनियां टाटा ग्रुप की भी हैं जो इस ऑफर फॉर सेल में अपनी स्टेक बेच रही हैं। सबसे पहले अगर आप रेगुलेशन, जैसे कि आप जानते हैं अनिल जी, कि कोई भी कंपनी जो लिस्ट करती है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे कि हमारी कंपनी का मार्केट कैप अबव 1 लाख करोड़ होगा, तो उनको 5 साल मिलते हैं अपने 25% डाइल्यूशन करने के लिए, पब्लिक मार्केट में 25% ऑफरिंग होने के लिए। और वही देखते हुए टाटा सन्स अपना डाइल्यूशन कर रहा है कुछ शेयर्स का, और उसके साथ ही हम एक पब्लिक नया फ्रेश इशू भी ला रहे हैं, जैसे आपने बताया था, करीब 6,846 करोड़ का। इसके साथ हमारे इक्विटी पार्टनर हैं आईएफसी वॉशिंगटन, वो भी कुछ डाइल्यूशन कर रहे हैं अपने स्टेक का। उनके पास करीब 1.7% स्टेक था, वो करीब आधा उसमें से स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। सो विद इन द टाटा ग्रुप सिर्फ टाटा सन्स डाइल्यूट कर रहा है स्टेक अपना करीब 6%। इसके सिवा कोई और कंपनी इस आईपीओ में शेयर्स ऑफर नहीं कर रही। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ टाटा सन्स की तरफ से स्टेक सेल होती हुई दिख रही है। अब सर, दो तीन चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि हाल ही में आपने टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ में मर्ज किया था, उसके बाद आपके नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़त भी देखने को मिली, लेकिन हल्का फुल्का एसेट क्वालिटी पर प्रेशर रहा है। तो टाटा मोटर्स फाइनेंस के जो ग्रोथ एनपी हैं थोड़े से हायर साइड पे हैं, टाटा कैपिटल के काफ़ी बेहतर हैं। आगे चलते हुए
किस तरह का इम्पैक्ट आप एसेट क्वालिटी पर देखते हैं, ज़रा ये समझाइए? अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी देखें आनंद जी, हम काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 25 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे, और करीब 88 टू 89% जो हमारा पोर्टफोलियो है वो रिटेल और एसएमई में है। रिटेल सबसे बड़ा है, अराउंड 63%, और उसके अंदर करीब आधा हाउसिंग फाइनेंस है और बाकी अदर कंज्यूमर फाइनेंस है। तो पोर्टफोलियो काफ़ी हमारा डाइवर्सिफाइड है। इनफैक्ट जब टाटा मोटर फाइनेंस से मर्जर की बात हुई तो हमको लगा कि एक नया सेगमेंट भी अपने पोर्टफोलियो में हम ऐड करेंगे, बिकॉज टाटा कैपिटल में हमारा कमर्शियल व्हीकल में कुछ खास प्रेजेंस नहीं था, जबकि टाटा मोटर फाइनेंस काफ़ी बड़ी प्लेयर है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में। तो उसकी वजह से हमको एक नया सेगमेंट मिला है जो हम फ्यूचर में ग्रो करना चाहेंगे। अभी थोड़े से मर्जर पे जो इम्पैक्ट हुआ है मेरे हिसाब से, वो एक जो प्रोसेस है हमने जो उसको इम्प्रूव करने का वो स्टार्ट कर दिया है। और मेरे हिसाब से अगले 1.5 से 2 साल में हम इस सारे फाइनेंशियल्स को और बेहतर कर पाएंगे टाटा मोटर फाइनेंस के। जहाँ तक ओवरऑल टाटा कैपिटल का सवाल है, हम काफ़ी ग्रैन्युलर है हमारी बुक, और इस वजह से हमारी क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में सबसे लो है हमारी क्रेडिट कॉस्ट। और ये तब हो रहा है जबकि अगर आप हमारा ग्रोथ देखें वो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट द बेस्ट ही है। तो ये मैनेज कर पाना, ग्रोथ भी अच्छे रेट पे और क्रेडिट कॉस्ट नीचे कर पाना, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो एक हमारा फिलॉसफी का है। हम बिलीव करते हैं रिस्क कम्स फर्स्ट, कि ग्रोथ से पहले रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और दूसरी बात, पोर्टफोलियो हमारा काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल सर, आपने जो रिस्क की बात कही, शायद यही वजह कि आपके यील्ड्स कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़े से कम है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस सिक्योर्ड लोन्स पर करते हैं, राइट सर? क्या आप जिन लेवल्स पे आपके यील्ड्स हैं 12.5% के आसपास, आप कंफर्टेबल हैं या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? अगर हमारी स्थिति वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो रिटेल पोर्शन, और वो हमने कॉन्शियसली कि जब मार्केट में स्ट्रेस आया था 2 साल पहले, तो हमने वो पोर्टफोलियो थोड़ा कम किया था। अभी जब हम अपनी रिस्क स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमको लगता है कि जो भी हायर क्रेडिट कॉस्ट थी वो हो चुकी है, अब ओनली बेटर ही होगी। और ये देखते हुए हम थोड़ा सा सब सेगमेंट्स में ग्रो करना चाहेंगे, रिटेल अनसिक्योर्ड में भी, सिक्योर्ड में भी, हाउसिंग में भी। हाउसिंग में तो हमारा ग्रोथ 30% से ऊपर रहा है हमेशा। तो हमको लगता है ये अपॉर्चुनिटी है इस समय हर एक सेगमेंट में ग्रो करने की। हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में ऑलरेडी हम कंट्री में टॉप 2 और 3 प्लेयर्स में हैं। तो वहाँ पर हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वहाँ मार्जिन ज़्यादा होता है। अब जैसे ही अनसिक्योर्ड लोन्स भी थोड़ा ग्रो करेंगे, उनसे भी मार्जिन बढ़ता है। और सिमिलरली हमने कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च लॉन्च किए हैं जहाँ पर हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि लीजिंग, जहाँ की मार्जिन ज़्यादा होता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि फ्यूचर में मार्जिन्स के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। सर, 2023 में तो आपकी लोन ग्रोथ बहुत ही मजबूत थी, 34% के आसपास। अ, अभी इस वक्त 17% के आसपास है। अब जीएसटी कट वगैरह भी हुआ है। क्या उम्मीद की जाए, क्या आपको लगता है कि और बेहतर लोन ग्रोथ हो सकती है यहाँ से? जिस तरह से जीएसटी कट हुआ है, क्या उसके भी बेनिफिट मिलेंगे? तो अगर हमारी ग्रोथ देखी इस साल की भी और क्वार्टर की भी, उसको जो बेनिफिट था और जो से हमको इसका मुझे हमको अप्रूवल मिला है मई ऑफ दिस ईयर में, मई ऑफ 2025 में। तो इस समय हमने फोकस उस बुक को ग्रो करने में नहीं, इंटीग्रेशन अच्छा करने में हम लगा रहे थे। तो इसलिए हमने वो बुक इतनी ग्रो नहीं की है। बट अगर आप उस बुक को हटा दें और सिर्फ टाटा कैपिटल की बुक देखें तो हमारा ग्रोथ क्वार्टर 1 में भी 23% रहा है। सो वो काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। जहां तक आपने ये बात की है जीएसटी कट की, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा, बोल्ड और पॉजिटिव स्टेप है। इस स्टेप की वजह से मार्केट में जैसे कि आपने देखा है कि व्हीकल सेल्स में तो इमीडिएटली रुझान आया है, ग्रोथ आई है। हमको क्या लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इमीडिएट ग्रोथ दिख रही है,
जैसे थोड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में या व्हीकल्स में, टू व्हीलर, ट्रैक्टर्स में, और कुछ और प्रोडक्ट में जहाँ की रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है, उनमें थोड़ा सा ग्रोथ का पॉजिटिव हमको दिखेगा अगले 3-4 महीने में। सो जैसे कि आरबीआई ने भी इस बार अपनी पॉलिसी में बोला है कि इस साल उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गया है। और मुझे भी यही लगता है कि Q3 जहाँ फेस्टिव सीजन भी है और जीएसटी कट भी है, बहुत ही अच्छा क्वार्टर होगा, और Q4 जनरली ही अच्छा होता है। तो Q3 और Q4 अच्छा होने के मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ उसके बारे में। ये अच्छी खबर आपने बताई कि न सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बल्कि शायद पूरे एनबीएफसी सेक्टर और इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी। राजेश सर, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। वैसे आपकी जो आईपीओ की प्राइसिंग की है अट्रैक्टिव है, 326 रुपये की ऊपरी बैंड है। नेचुरली प्रमोटर इसी प्राइस पर भी बेच रहे हैं, इसी प्राइस पर नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन जैसा आपको भी पता है, और कुछ कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो आईपीओ आने के पहले में बड़ी लाइमलाइट में रहती हैं, क्योंकि लोगों का उन पर बड़ा भरोसा होता है। जैसे कभी एनएसयू हुआ, पहले वारी एनर्जी, और टाटा कैपिटल भी बहुत ट्रेड हुआ है, वाइडली हेल्ड है काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में। लेकिन जो प्राइसेस रही हैं उस समय प्री आईपीओ के पहले के, उसके मुकाबले में काफ़ी कम प्राइस पर आईपीओ ला रहे हैं। तो थोड़े से पुराने इन्वेस्टर निराश है, अरे हमें लगा बड़ा ऊंची प्राइस पर आईपीओ आएगा, लेकिन आप थोड़ा नीचे प्राइसिंग करके ला रहे हैं। इस प्राइसिंग के पीछे क्या थॉट प्रोसेस ज़रा समझाएं सर, क्योंकि थोड़े पुराने इन्वेस्टर्स निराश हो रहे हैं। अरे हमारे प्राइसेस अब कब आएंगी, वो भाव तो हमने तो ये सोचा था। वहीं जिनको पैसा लगाना है वो तो प्रसन्न है कि चलो अच्छी प्राइस पे आ रहा है। अनिल जी, ग्रे मार्केट तो एक ऐसी चीज है जिसे हम ट्रैक नहीं करते, उसको हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। जी। हम अपनी तरफ से हमेशा इन्वेस्टर्स को यही बोलते हैं कि आप प्लीज फाइनेंशियल्स पूरे कंपनी के देखिए, उनका फ्यूचर स्ट्रेटेजी देखिए, उनकी पास परफॉर्मेंस देखिए, और फिर डिसाइड कीजिए। जहां तक अब हमारे आईपीओ की प्राइसिंग का सवाल है, हमने काफी एफआईआई से मिले हैं, हम काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से मिले हैं, हमने अपने बैंकर्स का फीडबैक लिया है, और उन सब के फीडबैक को देखते हुए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि इसका प्राइस बैंड जो हमने 310 to 326 डिसाइड किया है वो होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो प्राइस बैंड है वो हमारे पिछले राइट्स प्राइस बैंड से भी अपर बैंड जो है वो 5% लोअर है, क्योंकि बोर्ड ने ये फील किया कि आईपीओ ही ये ऐसा टाइम है जहां मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे टाटा ग्रुप की फिलॉसफी रही है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली रहे हैं, हमारी तरफ से बोर्ड ने भी यही डिसाइड किया कि 5% पिछले राइट्स प्राइस से भी लोअर प्राइस पे ये पब्लिक ऑफरिंग आना चाहिए, अपर बैंड जो है। इसलिए क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आईपीओ के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स को टाटा कैपिटल के साथ जोड़ना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। और सर आखिरी सवाल, जैसे वो सर बॉलीवुड में होता है ना कि दो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म एक साथ आए और दोनों को लगता है कि किसकी ज़्यादा हिट होगी, या दोनों में से लोग ज़्यादा क्या देखना पसंद करेंगे। यहाँ एक बॉलीवुड स्टार, एक हॉलीवुड स्टार है। बॉलीवुड स्टार आपकी कंपनी है। एलजी एक और आईपीओ बड़ा, वो भी इतनी मेगा साइज़ का है। दोनों एक साथ आप खुल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट है कि रिटेल हो चाहे इंस्टीट्यूशन, बड़ा रिस्पॉन्स आएगा टाटा कैपिटल को बड़े आईपीओ होने के बावजूद? हमारे सबसे तरफ से कोशिश की कंपनी अच्छा है, और हम जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम अच्छा रिटर्न दे पाए अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। मार्केट प्राइस जो होता है वो कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, बट परफॉर्मेंस अच्छी रखना हमारे हाथ में है, और वही हम कोशिश करेंगे। जहां तक किसी और का सवाल है इशू आने का, हम तो हमेशा उनको अपनी बेस्ट विशेस ही देंगे कि सबका आईपीओ अच्छा जाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो भी इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं वो खुश रहें। बिल्कुल ठीक बात है। और आई एम श्योर कि जैसा कि ग्रुप का नाम है और ग्रुप का काम है, उसी तरह से ये कंपनी भी निवेशकों को प्रसन्न करेगी, खुश करेगी और अच्छी वेल्थ बना कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सब्रवाल साहब, आपका हमें समय देने के लिए, और आपके इस आईपीओ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप की इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा आईपीओ जब लेकर आए तो बढ़िया सक्सेसफुल साबित हो और निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बनाने का काम भी करे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच।